आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज। स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की। कहीं बाढ़ सब कुछ बहा ले गई, कहीं जमीन कांप उठी और कहीं मौसम ने अपना मिजाज ही बदल डाला। धरती बदल रही है, कभी बाढ़, कभी भूकंप तो कभी पिघलती बर्फ। ये जलवायु परिवर्तन नहीं, एक अलार्म है। एक समय था जब मौसम वक्त पर आता था, अब वो बिना बताए तबाही लाता है। बाढ़ें, भूकंप और बदलता मौसम, कहीं ना कहीं हम ही तो जिम्मेदार हैं। बढ़ता तापमान, बर्फ का पिघलना, बेमौसम बारिश, भूकंप और बार बार आने वाली बाढ़ें, क्या ये सब इत्तेफाक है या चेतावनी? आज हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्राकृतिक आपदाएं अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज की असली कहानी को जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत डॉक्टर अनिल कुमार। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर अनिल कुमार के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 2014 दिसंबर में एज ए साइंटिस्ट बी यहाँ ज्वाइन किया था और मेरा मेजर रिसर्च फील्ड है क्वाटरनरी सेडिमेंटोलॉजी, क्वाटरनरी जियोलॉजी एंड रिवर डायनेमिक्स। तो मैं यहाँ पर विभिन्न लेबोरेटरीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, जिसमें मेजर जो लेबोरेटरीज़ है वो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग है, XRD एंड सेडिमेंटोलॉजी लैब। तो इन सब लैब का यूटिलाइजेशन करके मेरा जो मेजर रिसर्च एरिया है वो रिवर सिस्टम पे है। तो मैंने मेजर रिवर, इंडिया के जो 3 मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इन तीनों पे ही मैंने काम किया है। और इंडस रिवर सिस्टम पे मेरा PhD वर्क है और उसके बाद फिर मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे पास्ट क्लाइमेटिक रिकॉर्ड के साथ पास्ट फ्लड को मैंने पास्ट फ्लड के रिकॉर्ड्स को मैंने जनरेट किया कि फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या रही है इंडस रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम में और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। ये मेरा मेजर वर्क है एट प्रेजेंट। मैंने PhD वाडिया इंस्टीट्यूट से ही किया है और डिग्री जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट नहीं देता है, तो हम एक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होना पड़ता है। तो UPS देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया और PhD हमने वाडिया इंस्टीट्यूट से ही किया। PhD के टाइम पर मैंने जो मेरा मेजर रिसर्च वर्क था वो लैंडस्केप एवोल्यूशन एंड देयर रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक इंटरेक्शन, ये मेरा मेजर रिसर्च एरिया था, जिसमें मैंने फ्लूवियल सिस्टम के रिस्पॉन्सेज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक्स को डिसाइफर करते हुए मैंने काम किया था। डॉक्टर अनिल ने हमें बताया कि रिवर डायनेमिक्स, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स, फ्लड और फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डे बाय डे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि लैंडस्केप बिल्डिंग प्रोसेसेस में भी मॉडिफिकेशन होता है। हम लोग बात करते हैं 2 तरीके के फोर्सेस की, एक सरफेस प्रोसेसेस, एक दूसरा प्रोसेस है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब अर्थ के इंटीरियर का फोर्सेस, जिसको हम अर्थक्वेक से जानते हैं। तो दोनों तरीके के फोर्सेस हैं लैंडस्केप के बिल्डिंग प्रोसेस में मेजर भूमिका निभाते हैं। तो जो सरफेस प्रोसेसेस है, जैसे रेनफॉल होना या ड्रॉट होना, फायर लगना, तो ये सब प्रोसेस है वो सरफेस प्रोसेस में आती हैं, जो लैंडस्केप बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके
और नए नए लैंडफॉर्म को बनाती है और पुराने लैंडफॉर्म को ख़राब करती है, ख़त्म कर देती है। तो ये दूसरा प्रोसेस है अर्थक्वेक वाला प्रोसेस। अर्थक्वेक वाला प्रोसेस, नीचे से अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो सरफेस पर लैंडफॉर्म है उसको मॉडिफाई कर देती है। मे बी जो पास्ट में रिवर लेवल पे था वो अभी आज हम देखेंगे तो हो सकता है वो 50 मीटर ऊपर हो रिवर लेवल से। तो ये जो 50 मीटर का जो डिफरेंस आया है, इसको हम बेसिकली फील्ड में जाके आइडेंटिफाई करते हैं और यूटिलाइजिंग वेरियस जो डेटिंग टेक्निक से हम उसको डेट करके और एस्टिमेट करते हैं कि क्या लेवल ऑफ अपलिफ्ट रहा है पूरे रीजन में और किस तरीके से पूरे लैंडफॉर्म ने रिस्पॉन्स दिया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन टर्म्स ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस और कपलिंग ऑफ दीज फोर्सेस। सेकंड जो था, एक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, जो फ्लड्स जो आते हैं रिसेंट, अगर हम हिमालयन रीजन में मेजर फ्लड्स की बात करते हैं तो हमें आजकल अगर किसी से बात करेंगे तो 2013 का केदारनाथ फ्लड सबको याद है। उससे पहले 2010 का लद्दाख का फ्लड याद है। उससे पहले अगर बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में सियांग वैली में एक फ्लड आया था 2000 में, वो याद है। लेकिन उसके पहले किसी को याद नहीं है उससे पहले मेजर फ्लड कब आया था। हम ये बात कर रहे हैं रीसेंट जनरेशन की, लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ लगभग 100 ईयर से लगे हुए हैं। तो उनमें जो डाटा है वो 100 ईयर्स का डाटा हमें मिल जाएगा डिस्चार्ज डाटा से। लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट, फर्दर पास्ट, 100 साल से पहले क्या रहा होगा। जो हम आज बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में जो फ्लड्स आ रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड से जो फ्लड रिकॉर्ड मिलते हैं उनकी टाइम के साथ हम टाइमलाइन बनाकर फ्लड फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड इंस्ट्रूमेंट कितने फ्लड आए, कहाँ कहाँ डैमेज हुआ, कितना एरिया फ्लड इनंडेट हुआ और कैसे हम उसको मेज़र कर सकते हैं, वो एक मेजर एस्पेक्ट है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने इंडस रिवर सिस्टम, जांस्कर रिवर सिस्टम के मेजर क्लाइमेटिक रिकॉर्ड के साथ फ्लड फ्रिक्वेंसी को जनरेट किया है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में फ्लड फ्रिक्वेंसी को जनरेट किया है। बारिश तो जरूरी है, लेकिन ये बार बार के बाढ़ यानी फ्लड्स क्यों आते हैं? क्या सिर्फ नेचर जिम्मेदार है या इंसान भी अपने हाथों से अपनी मुसीबत खुद बुला रहा है? रिसेंट जो फ्लड आया था देहरादून में 2023 में, जो 22 में प्रोबेबली, तो उस फ्लड रिकॉर्ड का हमने मॉर्फोमेट्रिकल एनालिसिस किया है, कंप्लीट एनालिसिस किया है कि व्हाट आर द रीजंस, क्यों फ्लड आया, क्या जियोमॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट थे उस फ्लड आने के और कैसे जियोलॉजी उस एरिया के, देहरादून की जियोलॉजी ने उसको फैसिलिटेट किया और किस तरीके से उस जो डाउनस्ट्रीम रीजन में कितना एरिया डैमेज हुआ और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, वो इस तरीके का काम हमने किया है। एक और काम हमने किया था लेह वैली से। लेह वैली में जब 2010 में फ्लड आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारा एरिया डैमेज हो गया था, रोड्स ब्लॉक्स हो गए थे, रिवर एक्सपैंड हो गई थी। तो हमने उन सब डेब्री फ्लोज को, डेब्री फ्लो बोलते हैं इस टर्म को, डेब्रीज फ्लो कर गया, मतलब जैसे ज़्यादा वर्षा आएगी तो जो भी सेडिमेंट आसपास पड़ा है वो पानी के साथ बह के नीचे चला जाएगा। तो स्पेसिफिक डेंसिटी से उसको मेजर किया जाता है ये किस टाइप का डेब्री फ्लो है। तो उन डेब्री फ्लो को हमने कनेक्ट किया जो अवेलेबल सेडिमेंट वैलीज़, अपस्ट्रीम रीजन में जो वैलीज़ में जो सेडिमेंट है उनके साथ इंटरलिंक करके, और एक मॉडल दिया था हमने कि कौन सा एरिया पूरे लेह वैली में ससेप्टिबल टू डेब्री फ्लोज है। तो आने वाले टाइम में अगर 2010 जैसी वर्षा फिर से होगी तो किस एरिया में ज़्यादा डेब्री फ्लोज होंगे और कौन सा एरिया हमें इमीडिएटली वकेट करना चाहिए, कौन सा एरिया हमें सेफ है हमारे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। डॉक्टर अनिल ने हमें बताया कि भूकंप और फ्लड की स्टडी कैसे होती है और इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। द बेसिक आइडिया होता है कि लिटरेचर रिव्यू, जो आजकल जितना पब्लिश हो रहा है सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक्सेस है हमें यहाँ सारे जर्नल्स, बड़े बड़े जर्नल एक्सेस हैं। तो हम मेजर ग्लोबल ट्रेंड, रिसर्च ट्रेंड क्या है, हम अपना आई लगातार उसको देखते रहते हैं, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या मेजर प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, और साथ में जो हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं। और सेकंड थिंग है कि जैसे अभी 2013 का फ्लड का जो सिनेरियो जनरेट हुआ था, फिर 2021 का जो फरवरी का जो फ्लड था रोहतगढ़ का, उत्तराखंड का, ये जो फ्लड वाले जो सिनेरियोज़ हैं ये मोटिवेट करते हैं हमें कि हमें
सोसाइटी के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और बेसिकली उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारा क्या रोल हो सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है कि जो मेजर जो फ्लड्स हैं या फिर मेजर अर्थक्वेक्स हैं ये मोटिवेट करते हैं हमें इस पर्टिकुलर टाइप के रिसर्च को काम करने के लिए। और सेकंड है कि क्या हाई एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबल यूज़ में आ रही है और किस तरीके से हम उसको अप्रोच करते हैं और कैसे हम उसको यूटिलाइज़ करके अपने रिसर्च फील्ड में अडोप्ट करके हम एक हाई इम्पैक्ट जर्नल में छाप सकते हैं, हाई इम्पैक्ट रिसर्च कर सकते हैं ताकि सोसाइटल बेनिफिट या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में हम पार्टिसिपेट कर पाएँ। डॉक्टर अनिल ने हमें बताया कि उनकी रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा। मैंने पास्ट जो मेरा रिसर्च वर्क था, मेजर फील्ड था मेरा लैंडस्केप एवोल्यूशन, फ्लूवियल लैंडस्केप एवोल्यूशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू टेक्टोनिक्स एंड क्लाइमेट जो क्वार्टरनरी टाइम फ्रेम में था। प्रेजेंटली मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज किया है, मैंने रीसेंट टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि दून वैली के फ्लड पे मैंने काम किया और मैं अभी मेरा प्लान है कि मैं जो प्रेजेंट डे रिवर बेड पे जो बड़े बड़े ग्रेवल्स हैं उनका मेजरमेंट करके और फ्लड कंडीशन जनरेट करके मॉडल करके और उस मॉडल्ड कंडीशन को पास्ट में लेके जाकर कितना एरिया उसने कवर किया होगा और इस तरीके के सिनेरियो फ्यूचर का मैं दे पाऊँ, ये एक मैंने प्रोजेक्ट डेवलप किया है बट अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ। देन सेकंड जो मेरा एक और है जो मैंने पास्ट में जो मैं काम कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, जिस मैंने अपना टाइम फ्रेम एक्सटेंड किया पास्ट में, तो मैं कोलिजन टाइम पे भी काम कर रहा हूँ। जैसे हिमालयन और यूरेशियन कोलिजन हुआ था तो उस टाइम पर जो सेडिमेंटेशन पैटर्न बना था कोलिजन जोन में, तो वहाँ की सेडिमेंटोलॉजिकल बिहेवियर, रिवर बिहेवियर, डिस्पर्जन पैटर्न, सेडिमेंट डिस्पर्जन पैटर्न, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सारी कंट्री काम कर रही हैं, हर एक कंट्रीज़ में अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, तो सभी लोग डिफरेंट लैंडस्केप्स पे हम काम करते हैं। हम भी डिफरेंट लैंडस्केप्स पे काम करते हैं इंक्लूडिंग फ्लूवियल से लेकर ग्लेशियर, मरीन सिस्टम, सब पे हम काम कर रहे हैं। और कंपैरिजन की बात किया जाए तो वो लोग भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में छाप रहे हैं, हम भी इम्पैक्ट फैक्टर में छाप रहे हैं, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में हमारे पेपर्स भी आते हैं। तो रीजनेबली वी आर एट सेम लेवल in terms of publication, in terms of manpower, in terms of facility availability, हम comparable, हम equal ही कहेंगे हम तो। जी हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी कोलैबोरेशंस हैं। हम लोग NIRM एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स, उनके साथ हमारा काफ़ी काम चलता है। एंड देन NHPC है, देन NTPC के साथ हमारा काम हो रहा है। देन अभी रिसेंटली फ्यू डेज़ बैक पावर ग्रिड से हमारे पास कॉल आया है एंड हम लोग हर जगह अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आगे डॉक्टर अनिल कुमार की अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है अभी तक का अगर देखा जाए तो पास्ट फ्लड फ्रीक्वेंसीज़ को लेकर हमने काफ़ी काम किया है। तो पास्ट फ्लड फ्रीक्वेंसी हमने 2 बड़े जर्नल में पेपर छापे हैं, एक है GSA बुलेटिन एंड सेकंड इज़ सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड ESPL एक जर्नल है जिसमें हमने पेपर छापे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो रिसेंट हमारा काम चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छे जर्नल पेपर में चल रहा है। JGR एक जर्नल है, अर्थ सरफेस, उसमें चल रहा है एंड आई होप कि वो हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग भी इसी तरीके का काम करते हैं। जैसे हमने लास्ट 10 साल में यहाँ पर हर घंटे जाके स्कूलों में पढ़ाया है। दैट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर यही चीज़ें हम आपके माध्यम से स्कूलों के बच्चों तक या कॉलेजेस के बच्चों तक ये बातें जाएंगी तो डेफिनेटली उनको बहुत बेनिफिट होगा और हो सकता है यंग माइंड इतना डेवलप हो जाए आने वाले टाइम के अब्दुल कलाम वहीं से निकलेंगे। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।